टेक्सास का एक किसान एंड्रस आर साइमन अपने फार्म पर रोज की तरह सुबह जाता है। लेकिन उस दिन उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। जमीन पर गहरी दरार थी, टॉप सॉइल उड़ चुका था। एमू बर्ड्स जो बड़े प्यार से पाले थे डरे हुए थे, कोने में दब के बैठे थे। और उसके फार्म के बीच से एक पाइपलाइन गुजरी थी जिसका कभी उसने परमिशन नहीं दिया था। साइमन ने वही किया जो एक आम आदमी करता। उसने एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा, सीधा कंपनी के लॉयर को। एनरॉन ने मेरी ज़मीन का गलत यूज़ किया है, कंपनसेशन नहीं दिया, क्लीन अप नहीं किया। आपकी कंपनी ने सिर्फ फ़ायदा उठाया और मेरी ज़िंदगी पे असर डाला। सोचिए, जब एक ग्लोबल कंपनी अपने ही देश के एक ईमानदार किसान के साथ ऐसा कर सकती है। वही कंपनी एनरॉन 1995 में इंडिया आई, महाराष्ट्र के दाभोल गांव में, और कहा हम तुम्हारे लिए बिजली लाएंगे, विकास लाएंगे। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन नीचे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता। इस कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शायद आप समझे कि जब डील बड़ी होती है तब उसके पीछे सैक्रिफाइस भी छुपा होता है। 1995 में कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पूरा ग्लोबल सिस्टम इन्फ्लुएंस करने का प्लान बना रही थी। एनरॉन का मेन फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज, वहां जहां लोगों को बिजली की जरूरत थी। लेकिन सिस्टम स्लो था, सरकारी कंपनीज टाइम लेती थी, काम रुकता था। और एनरॉन ने कहा आपके पास टाइम नहीं है, हम लाएंगे तेजी, पैसा और टेक्नोलॉजी। ये लाइन नहीं, ये पिच थी। और इस पिच के पीछे खड़ी थी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रेबेका मार्क, एनरॉन डेवलपमेंट की सीईओ। उनका कहना था प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक डील नहीं है, ये नए ज़माने का मॉडल है। एनरॉन ने इंडिया, चाइना, मोजाम्बिक जैसे कंट्रीज में एंट्री ली। उन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम शुरू किया बिना कोई देरी किए। उनका मॉडल क्लियर था, पब्लिक सिस्टम स्लो, नो प्रॉब्लम। फॉरेन कैपिटल चाहिए, हम है। पॉलिसी टाइट है, हम एडजस्ट करवा देंगे। वो सिर्फ बिजली बेचने नहीं आए थे, वो पावर के रूल्स लिखने आए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट्स भी इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उन्हें चाहिए थे रिजल्ट्स, फास्ट, लार्ज स्केल और विजिबल। और एनरॉन ने वही प्रॉमिस किया। पर जब कोई कंपनी सिर्फ सर्विस नहीं, सिस्टम चेंज करने लगे तो कहानी सिंपल नहीं रहती। 1992 का टाइम था। एनरॉन इंडिया आई, एक नया मार्केट, एक नया देश और एक बड़ा सपना लेके। उन्होंने एक छोटा सा कोस्टल एरिया देखा, दाभोल, महाराष्ट्र में। ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ, ना प्रॉपर रोड, ना सेटअप। लेकिन एनरॉन ने कहा यही सही जगह है, यही से बदलाव शुरू होगा। एनरॉन का प्लान सिंपल दिख रहा था, लेकिन असली में बड़ा रिस्की था। 2015 MW पावर प्लांट प्लान किया गया। नया पोर्ट बनने वाला था, स्टाफ के लिए हाउसिंग, स्कूल, हॉस्पिटल बनने जा रहा था। एयर स्ट्रिप तक बनाने का प्लान था। मतलब ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं था, ये पूरा एनर्जी टाउनशिप का प्लान था। और उन्हें एक पार्टनर मिला, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सपोर्ट मिला इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कॉन्फिडेंस मिला एनरॉन के ही लोगों से। बट ग्राउंड पे काम करना ईजी नहीं था, पेपर वर्क प्रोसेस स्लो थी, अप्रूवल्स का सिलसिला नेवर एंडिंग था। लोकल सिस्टम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रेडी ही नहीं था। 2.5 साल तक एनरॉन की टीम हर दिन डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स और अप्रूवल्स में लगी रही। और फाइनली 1995 में फेज 1 कंप्लीट हो गया। $920 मिलियन का फंडिंग सिक्योर हो गया। 695 MW इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रेडी था। फेज 2 और LNG टर्मिनल भी प्लान हो चुका था। ये बन गया इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट। लेकिन जहाँ स्केल बड़ा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। एनरॉन का दाभोल प्रोजेक्ट एक तरफ टेक्नोलॉजी और स्पीड का सिंबल था, तो दूसरी तरफ पब्लिक कॉन्सर्ट और पॉलिटिक्स का मैग्नेट भी बन गया था। दाभोल पावर प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका था, प्लांट बिल्ड हो रहा था, फंडिंग आ गई थी, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन सिर्फ सरफेस पे। अब शुरू हुआ असली गेम क्वेश्चंस का। बिजली का रेट इतना हाई क्यों था? पब्लिक पैसा दे रही थी, लेकिन बेनिफिट्स कितना मिल रहा था? प्राइवेट कंपनी को इतना पावर देना सही डिसीजन था क्या? मीडिया ने इस डील को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और अपोजिशन लीडर्स ने क्वेश्चंस उठाए, और लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, ये डेवलपमेंट है या कोई हिडन प्रॉफिट गेम? एनरॉन को लेकर एक कन्फ्यूजन बन गया था। क्या ये कंपनी देश का भला चाहती है या सिर्फ अपना कंट्रोल और पैसा सिक्योर करना चाहती है? ऊपर से एक और दिक्कत, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्लियर नहीं थे। पब्लिक को नहीं पता था एग्जैक्टली क्या साइन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग थी। MSEB, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जब रेट्स का एनालिसिस किया तो उनको भी डाउट होने लगा, ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। एनरॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार बोलते रहे, वी आर हेयर टू हेल्प, हम प्रोग्रेस लेके आए हैं। लेकिन लोग कह रहे थे प्रोग्रेस के नाम पे प्राइस तो पब्लिक चुका रही है। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए,
पब्लिक ट्रस्ट हिलने लगा। इस पूरे एनवायरनमेंट में एनरॉन अब सिर्फ एक प्राइवेट प्लेयर नहीं था, वो एक कंट्रोवर्शियल नाम बन चुका था। जब एनरॉन इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट चला रहा था, तब अमेरिका के एक कोने में एक सिंपल फार्मर कोर्ट तक पहुंच गया था। नाम था एंड्रस आर साइमन, जगह जेफरसन कंट्री, टेक्सास। साइमन का अपना फार्मलैंड था 128 एकर्स का। वहां एनरॉन ने पाइपलाइन डाली, ऑयल वेल्स लगाए और ड्रिलिंग शुरू की, लेकिन परमिशन और कंपनसेशन मिसिंग था। जब काम हो गया तब साइमन ने देखा उसकी टॉप सॉइल उजड़ चुकी थी, एमूवर्स स्ट्रेस में थे, इरिगेशन सिस्टम डैमेज हो गया, बर्न टैंक्स और वायर्स जमीन पे छोड़ दिए गए थे, और सबसे बुरा, उसे इस सबका न पैसा मिला न जवाब। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने एनरॉन के लॉयर को एक लेटर लिखा, एकदम सीधा और साफ, बिना घुमाए। Your client is still a thief. Enron has stolen the value of my topsoil, my land, and never paid a dollar. सोच के देखो, एक फार्मर $1 बिलियन कंपनी को चोर कह रहा है, और वो भी लिखित में। ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं था, ये था वार्निंग बेल। जब एक कंपनी अपने ही देश के सिटीजन के राइट्स इग्नोर करती है तो वो कहीं भी जाके फेयर नहीं रह सकती। 1995 में एनरॉन दुनिया के लिए एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी थी। $1 बिलियन डील्स, फॉरेन ट्रिप्स, गवर्नमेंट सपोर्ट, मीडिया प्राइजेस, सब कुछ था। इंडिया में दाभोल प्रोजेक्ट चल रहा था। चाइना, अफ्रीका जैसे देशों में नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उनकी तारीफ कर रही थी। लेकिन अंदर से कहानी अलग थी। इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट गिर रहा था, टैरिफ हाई था, ट्रांसपेरेंसी लो थी, और दाभोल डील पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ अमेरिका में लैंड ओनर्स जैसे एंड्रस आर साइमन कंपनी के खिलाफ खड़े हो रहे थे। एक तरफ तालियां बज रही थी, दूसरी तरफ लोग कह रहे थे ये कंपनी सिर्फ पैसा बना रही है, इनको लोगों की परवाह नहीं है। एनरॉन का मॉडल फास्ट था, स्मार्ट था, बोल्ड था, लेकिन वो मॉडल ग्राउंड रियलिटी के साथ अलाइंड नहीं था। पब्लिक को लगा उनके साथ कंसल्ट नहीं किया गया, सिर्फ डिसाइड कर दिया गया। और जब आप लोगों के बिना उनका फ्यूचर डिसाइड करते हो तो वो मॉडल कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल दिखे। एनरॉन ने पॉलिसीज बदली, अप्रूवल्स लिए, लेकिन कहीं पे भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया, और इसीलिए जहां से ग्रोथ शुरू हुई थी वहीं से डाउनफॉल का बेस भी बन गया और इंडिया में उनका प्रोजेक्ट बंद हो गया। बड़ी सोच जरूरी है, लेकिन उसे चलाने के लिए ईमानदारी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। एनरॉन के पास पैसा था, प्लान था, लेकिन पब्लिक की आवाज का स्पेस नहीं था। 1995 सिर्फ एनरॉन का गोल्डन ईयर नहीं था, वो एक वार्निंग ईयर भी था जिसे दुनिया ने इग्नोर कर दिया था। नया भारत बन रहा है, लेकिन नया भारत तभी बनेगा जब पुरानी गलतियों को समझा जाए और उनसे सीख ली जाए। आपका एक क्लिक, एक कमेंट, एक शेयर सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये एक सिग्नल है कि आप भी उस भारत का हिस्सा हो जो अंधेरों से निकल के सच की रोशनी में चलना चाहता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं, ये एक आवाज है। आप उस आवाज के साथ हो या उससे इग्नोर कर रहे हो, ये फैसला अब आपका है। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच सपोर्ट से ज्यादा हिम्मत मांगता है।